तो जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट एग्ज़ाम 2026 से रिलेटेड जीके और इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चनों की नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। और अब की बार सिलेक्शन की रणनीति हम लेके चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल पाए। एग्ज़ाम आपका बहुत ही जल्द कंडक्ट करा लिया जाएगा, तो बहुत कम समय है प्रिपरेशन करने के लिए, तो प्रिपरेशन अपनी दुगनी कर दीजिएगा। तो चलिए इस प्यारी सी वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और एयरफोर्स नॉन कम्बोडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और टॉप 30 क्वेश्चनों को हम कवर करते हैं। आज की वीडियो में मेरे भाई मैं आप सभी को जीके और इंग्लिश के दोनों के क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, क्योंकि यदि आप इंग्लिश में 4 क्वेश्चन करके आए या 5 क्वेश्चन करके आए, 5 नंबर का करके आए, तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया बना दिया गया है, 15-15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको पर सब्जेक्ट में यानी इन दोनों ही सब्जेक्ट में 5 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यदि इससे कम हुआ तो आप फेल माने जाएंगे। लेकिन सिलेक्शन की रणनीति दूसरी होती है। सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 27 से 28 क्वेश्चन कवर करने हैं। हर वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बताता हूँ। यदि आप इससे कम कर पाए तो आपको वहीं क्या होगा फेल बता दिया जाएगा, और जो बच्चे इतने क्वेश्चनों को राइट करके आए हैं उनको फिजिकल के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए एक बेहतरीन तैयारी की हम शुरुआत करते हैं। चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में फंसा दिए जाएं। ठीक है, तो चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो संधि हुई थी ये मेरे भाई शांति के लिए हुई थी, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार आराम से हो पाए। ठीक है, और ये संधि हुई कब थी तो याद रख लीजिएगा, ये संधि हुई थी 29 अप्रैल। डेट या इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कभी कभी सन भी एग्जाम में ईयर भी पूछ लेता है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 29 अप्रैल 1954 को दोस्तों ये संधि हुई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। किन देशों के बीच में हुई थी तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे, चाइना। भारत और चीन के बीच में दोस्तों ये संधि हुई थी, और एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि भारत और मेरे भाई पाकिस्तान के बीच कौन कौन सी संधियाँ हुई थी, तो 4 संधि आपको जरूर से याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले आप सभी याद रखेंगे मेरे भाई, पहली संधि इम्पोर्टेंट है, जो पूछता है आपसे पूछेगा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो सिंधु जल समझौता याद रखेंगे सन 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। दूसरा आप सभी याद रखेंगे ताशकंद समझौता। ठीक है, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है, तो ताशकंद समझौते के बारे में आपको याद रख लेना है, ये कब हुआ था, 1966 में हुआ था। ठीक है, तीसरा आप सभी याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, जो पूछता है शिमला समझौता। ये सब एग्जाम में पूछता है और इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए आपको नोट करा रहा हूँ। शिमला समझौता याद रखिएगा 1972 में हुआ था। और एक लास्ट है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है कि लाहौर घोषणा पत्र या लाहौर समझौता कब हुआ था। ठीक है, तो लाहौर घोषणा पत्र या लाहौर समझौता याद रख लीजिएगा 1900 मेरे भाई 99 में हुआ था। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको नोट कर लेना है। ये चारों समझौते भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए थे, और ये एग्ज़ाम में पूछते हैं, ईयर देकर आपसे पूछेगा कि किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो पंचशील संधि कब हुई थी, 1954 ईस्वी में हुई थी, और किन देशों के बीच हुई थी तो भारत और चाइना के बीच में हुई थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन में है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर हर्षवर्धन। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, चंद्रगुप्त सेकंड को मेरे भाई विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त को मैंने कई बार आपको बताया है, इसको मेरे भाई भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो ज़रूर से आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसको मेरे भाई कविराज भी कहते थे। ठीक है, क्या कहते थे? कविराज भी कहते थे। क्यों? क्योंकि इसको संगीत से बहुत ज़्यादा प्रेम था, इसीलिए इसको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आपसे पूछेगा कि हुणों का आक्रमण पहली बार किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ और इम्पोर्टेंट है, आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विक्रमादित्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत के पहले और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में है गुलजारी लाल नंदा, आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा या फिर वीपी सिंह। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, ये जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, ये 2 बार बन चुके हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री। कब कब बने थे? तो एक 1964 में बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी, और एक 1966 में बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो इनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। आंसर राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य के पूरे चैप्टर को ही ख़त्म करूंगा। सबसे पहले याद रख लीजिएगा, एक होती है संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 बताई है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कि संगीत नाटक अकादमी ने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी बताई है, तो 8 याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा आप याद रख लीजिएगा, आपसे पूछे संस्कृति मंत्रालय के अनुसार, संस्कृति मंत्रालय के अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, तो इसके अनुसार शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 9 है। ठीक है, दोनों चीज़ याद रखेंगे। अब नोट करिएगा कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे मेरे भाई भरतनाट्यम। भरतनाट्यम सबसे पुराना है और ये सबसे पहला है, और ये कहाँ का है मेरे भाई? तमिलनाडु का है। इसको कई बार दोस्तों सादिर या सदीर के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसे सादिर के नाम से जाना जाता है, तो भरतनाट्यम को ही जाना जाता है। और ये किस राज्य से रिलेटेड है? तमिलनाडु से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा आप याद रखेंगे मेरे भाई, इम्पोर्टेंट है, कत्थक। कत्थक कहाँ का है? तो कत्थक आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे 2, एक होता है मोहिनीअट्टम। ठीक है, एक होता है मोहिनीअट्टम और एक होता है मेरे भाई कथकली। ये दोनों कहाँ के हैं? तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों याद रखेंगे आप सभी केरल से रिलेटेड हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? केरल से हैं। उसके बाद आप सभी नोट करेंगे उड़ीसी कहाँ का है। ठीक है, उड़ीसी आप उड़ीसी से ही समझ गए होंगे, उड़ीसा का है। कहाँ का है मेरे भाई? उड़ीसा का है। मणिपुरी आपसे पूछ लेता है कि मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुरी मेरे भाई आप सब याद रखेंगे मणिपुर का है। ठीक है, उसके बाद आप याद रखेंगे एक इम्पोर्टेंट है जो सबसे नया है, उसको बोलते हैं सत्रिया। सत्रिया कहाँ का है मेरे भाई? तो सत्रिया याद जरूर से रखेंगे असम का है। कहाँ का है? असम का है। तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य, और इनमें एक आंध्र प्रदेश का आ जाता है कुचिपुड़ी। ये 8 शास्त्रीय नृत्य संगीत नाटक अकादमी ने बताए हैं, और एक 9वां जो बताया है संस्कृति मंत्रालय ने बताया है, उसका नाम है छऊ। छऊ शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है मेरे भाई? तो ये झारखंड का है, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में जरूर से नोट करिएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर राइट आंसर बात करूँ आंध्र प्रदेश का, तो कुचिपुड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से ऐसा कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्वेश्चन में बहुत सेलेक्टिव लेके आता हूँ ताकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिले और आप आसानी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। बट चाहता क्या हूँ? आपका एक लाइक और एक शेयर। वीडियो को यदि आप यहाँ तक पहुँचे हैं देखते हुए, तो अपना एक प्यारा सा
लाइक और एक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। और तैयारी आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो चैनल के साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। राइट आंसर कौन सा होगा? केसी नियोगी, सीडी देशमुख, लियाकत अली खान या फिर मोरारजी देसाई। आप सभी आंसर बताइए। इतने मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है मेरे भाई कि एयरफोर्स नॉन कॉम्बैटेंट एग्ज़ाम 2026 को ध्यान में रखते हुए जनगणना से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आऊँगा चैनल पर। और ये दोनों वीडियो में कंप्लीट जनगणना आपको कवर कराने वाला हूँ विथ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के साथ, यानी क्वेश्चन ऐसे कराऊँगा कि जनगणना से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनकर आते हैं और आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में लेकर आऊँगा और उसके बाद एक और पार्ट लेके आऊँगा। 2 पार्ट में पूरी 2011 की जो जनगणना है कंप्लीट आप सभी को कवर कराने वाला हूँ। तो इसको ज़रूर से आप मेरे भाई ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो मैं लेकर आऊँगा उससे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। दूसरी चीज़, यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, आप आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई 10th लेवल पर, तो आप इन वीडियोस को कंप्लीट देख सकते हैं। हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आर्मी जीडी हो, चाहे नॉन कॉम्बैटेंट एयरफोर्स का हो, चाहे एयरफोर्स XY ग्रुप का हो। यदि जीके आती है तो इम्पोर्टेंट ये सारी वीडियो हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ आप सभी को बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए मेरे भाई आप सभी की क्लास में स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्द अपने चैनल पर। और एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे प्रैक्टिस सेट को हम कवर करेंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाए, ठीक है। चलिए, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर पूछा गया था कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो राइट आंसर याद रखिएगा, पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख जी थे। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लेना 1 अप्रैल 1935 में दोस्तों इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरी बात, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो जब 1935 में इसकी स्थापना करी गई थी उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और सन 1937 में इसे ट्रांसफ़र करके कहाँ पर कर दिया गया, तो नई दिल्ली में कर दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे, कहाँ पर कर दिया गया, नई दिल्ली में कर दिया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण याद रख लीजिएगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। इसके पहले गवर्नर पूछ सकता है कि इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नाम है ओसबॉर्न, क्या नाम है, ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है इनका, ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पहले गवर्नर थे किसके, भारतीय रिजर्व बैंक के, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पहले भारतीय गवर्नर पूछा है और एग्ज़ाम में पहले गवर्नर भी पूछ सकता है। तो इन दोनों को आपको जरूर से याद करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से कौन ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय हैं। कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय हैं भानु अथैया। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 1983 में दोस्तों इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, किसके लिए, तो फिल्म का नाम था गांधी। उसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम का डिज़ाइन किया था और उसी के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आप सभी का कि हॉकी का संबंध निम्न में से किस टूर्नामेंट से है। ईरानी कप से है, रंगास्वामी कप से है, डेविस कप से है या सुब्रतो कप से है। देखिए, ईरानी कप की बात करूं तो ईरानी कप मेरे भाई नोट करिएगा, ये क्रिकेट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है। उसके बाद आप सुब्रतो कप की बात करें तो सुब्रतो कप आप याद रखेंगे मेरे भाई फुटबॉल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है। उसके बाद डेविस कप याद रखेंगे, डेविस कप किससे रिलेटेड है मेरे भाई, टेनिस से रिलेटेड है। तो बच कौन सा ऑप्शन जाता है, तो बच ऑप्शन आपका जाता है रंगास्वामी। रंगास्वामी कप मेरे भाई
हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक ही क्वेश्चन में मैंने 4 क्वेश्चन को कवर करा दिया है। इसी तरीके से आपको कवर करते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन में सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, हैरी ब्रॉक हैं, स्टीफन हॉकिंग है या फिर सीवी रमन। पुस्तक का नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे, स्टीफन हॉकिंस की पुस्तक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का इम्पोर्टेंट है कि भारत देश के जन्म दिवस पर सुशासन दिवस मनाते हैं। ऐसा निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जिसके जन्म दिवस को भारत में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए याद रख लीजिएगा, हर वर्ष सुशासन दिवस हम 25 दिसंबर को मनाते हैं और किसके जन्म दिवस को मनाते हैं तो याद रख लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का इम्पोर्टेंट है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रख लीजिएगा, हर साल राष्ट्रीय सद्भावना दिवस मेरे भाई राजीव गांधी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। और कब मनाते हैं तो याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कब, 20 अगस्त को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है। मानवाधिकार से, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से, वन संरक्षण से या पशु अधिकार से। जीके के साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर से बनी रहिएगा। जीके के क्वेश्चन ख़त्म करके आपको इंग्लिश के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब से डेली आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी दोनों सब्जेक्ट की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। तो ज़रूर से हर वीडियो को देखा करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल की, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना मेरे भाई 1961 में कहाँ पर करी गई थी तो ये करी गई थी लंदन में। कहाँ पर करी गई थी, लंदन में करी गई थी। और किससे रिलेटेड है तो ये मेरे भाई ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत के निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष माधवपुर मेला लगता है। यहाँ पर पूछा है माधवपुर मेला, कई सारे मेले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हमसे पूछा है माधवपुर मेला, तो राइट आंसर आप सभी मेरे भाई नोट करेंगे। माधवपुर मेला कहाँ पर लगता है, गुजरात में लगता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि मई 2026 में भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया है। 2026 का है और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी ऑप्शन ए याद रखेंगे। केरल को अभी हाल ही में पेपरलेस न्यायपालिका राज्य के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी करंट अफेयर से रिलेटेड लेके आया हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है। लखनऊ और वाराणसी को, कानपुर और आगरा को, मेरठ और प्रयागराज या फिर गोरखपुर और नोएडा। तो गंगा एक्सप्रेसवे याद रखेंगे मेरे भाई, मेरठ और प्रयागराज को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि हाल ही में रामसर स्थल घोषित शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेखा झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे अलीगढ़ में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण दिवस जब कराए थे तब ये क्वेश्चन कराया था। तो इसका राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे कि हर वर्ष मेरे भाई 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का भारत का एकमात्र मिश्रित यूनेस्को विश्व धरोहर कौन सा है। एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर कौन सा राइट आंसर होगा।
देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान मैंने कहाँ बताया था आप सभी को, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, किसके लिए? रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आपसे पूछ सकता है कि सह्याद्री किसे कहा जाता है, तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। कंचनजंगा कहाँ पर है मेरे भाई? असम में, और एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नंदा देवी कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में स्थित है। तो आपसे पूछ रहा है कि एकमात्र मिश्रित यूनेस्को का विश्व धरोहर, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि अप्रैल 2026 में आयोजित सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? डस्टलिक 2026 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, जो सैन्य अभ्यास है ना, वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनको आपको जरूर से कवर करते हुए चलना है। यहाँ पर हमसे डस्टलिक 2026 के बारे में पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और कजाकिस्तान के बीच में है, और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रख लेना है। सॉरी, भारत और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान नहीं, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रूफटॉप सोलर क्षमता के विकास में किस सरकारी योजना का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो याद रख लीजिएगा, रूफटॉप सोलर क्या है? जो छतों पर सोलर की प्लेट लगाई जाती हैं, उसके लिए कौन सा योजना, कौन सी सरकारी योजना महत्वपूर्ण रही है? तो याद रख लीजिएगा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इसका आंसर आप सभी मेरे भाई कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए HW है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था। ठीक है, चलिए यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आपके ख़त्म होते हैं, अब हम कुछ इंग्लिश के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। देखिए, इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चन आपको बनेंगे, ये सारे प्रैक्टिस सेट से आपको एक बार क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इज मीनिंग टू द यूटिलाइज्ड पार्ट। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा, यहाँ पर इसका हमसे पूछ रहा है कि नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। ठीक है, आई रोट टू हिम एज लेटली एज लास्ट वीक, यानी इसका मतलब क्या है? मैंने उसे पिछले सप्ताह ही लिखा था, मैंने उसे पिछले सप्ताह ही लिखा था। अब यहाँ पर ऑप्शन में इमीजिएटली है, अर्ली है, रिसेंटली है, लेट है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हमसे नियरेस्ट मीनिंग पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अभी मैंने बोला कि मैंने उसे पिछले सप्ताह ही लिखा था, इमीजिएटली का मतलब होता है तुरंत, तो ये तुरंत तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने लिखा था पिछले सप्ताह। अर्ली हो नहीं सकता क्योंकि जल्दी। यहाँ पर रिसेंटली, रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में। क्या होता है मेरे भाई? हाल ही में। तो यहाँ पर आपको हाल ही में देखने को मिल रहा है, जो एकदम सही हो जाता है क्योंकि मैंने अभी हाल ही में उसे लिखा था। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा। लेट का मतलब होता है देर, तो देर तो हमने इसमें बोला ही नहीं है, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि मैंने हाल ही में उसे लिखा था, रिसेंटली। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर को पहचानना है। ठीक है, चलिए एक और प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर पूछा है, सम पीपुल आर एक्सट्रीमली फेस्टियाइज इन देयर चॉइस ऑफ ड्रेस, यानी इसका क्या मतलब होता है? सम पीपुल आर एक्सट्रीमली फास्टिडियस इन देयर चॉइस ऑफ ड्रेस, यानी कुछ लोग अपने पहनावे को बेहद सतर्कता से चुनते हैं। ठीक है, उन्हें किस तरीके की शर्ट पहननी चाहिए, किस तरीके की पैंट पहननी चाहिए, किस तरीके के जूते पहनने चाहिए, किस तरीके की वॉच पहननी चाहिए, ये सब बेहद ही सतर्कता से यानी बेहद ही ध्यान में रखकर वो लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमसे पूछा है एक्सट्रीमली का नियरेस्ट मीनिंग, राइट आंसर कौन सा होगा? देखिए, केयरलेस का मतलब होता है मेरे भाई लापरवाह। ठीक है, पोम्पस का मतलब होता है मेरे भाई दुविधा में कोई चीज़ होती है, जैसे दो शर्ट मिल गई, अब समझ में नहीं आ रहा, दोनों ही पसंद आ रही हैं कि उनमें से कौन सी ली जाए, उसी को हम लोग दुविधा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर फशी का मतलब होता है उधम मचाना। तो डिसेंट का मतलब होता है सभ्य, यानी एक्सट्रीमली बहुत ही सतर्कता से चुनना, यानी डिसेंट आपका यहाँ पर एकदम नियरेस्ट मीनिंग होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है आपके यहाँ पर सेलेक्ट करेक्ट वर्ड। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ड एकदम सही लिखा हुआ है। वर्ड लिखा हुआ है बेनिफिशरी, और बेनिफिशरी का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लाभार्थी, यानी जो व्यक्ति जिसे लाभ मिलता है उसी को बोले जाता है लाभार्थी। तो राइट आंसर कौन सा होगा? बेनिफिशरी का हमसे यहाँ पर पूछा है। तो बेनिफिशरी का मतलब हो जाता है BENEFICIARY, FICIARY, यानी देखिए यहाँ पर F हो गया, ये गलत हो जाएगा। FICI होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा BENEFICIARY। देखिए मैं बता दूँ, इसी तरीके से जो वर्ड थोड़े से लॉन्ग होते हैं ना, वो ये एग्ज़ाम में आपसे एग्जामिनर पूछेगा, और थोड़े से जो डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है, ताकि आप उसकी स्पेलिंग को सही से चेक ना कर पाएँ। तो आपको ध्यान रखना है, जो वर्ड थोड़े से बड़े होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे, उनको कवर करते हुए जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और आप यहाँ पर बताएंगे करेक्ट वर्ड। वर्ड लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योर, कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कोई भी व्यवसायी, यानी जो जोखिम उठाते हैं, जैसे व्यवसाय नहीं करते हैं, मैं एक वो बिजनेसमैन वगैरह, उन्हीं को हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा राइट लिखा गया है। देखिए एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग मैं आपको बता दूं, ENTREPREN, ठीक है, EUR होता है एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पर देखिए ENTREPRENEUR, यानी ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको पहचानना है मेरे भाई, ठीक है। एग्जामिनर काफ़ी क्लोज में आपको ऑप्शन देगा, और उन्हीं में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा एकदम करेक्ट लिखा गया है, ठीक है। एक आध स्पेलिंग इधर उधर करेगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, आई गो टू द मदुरई बाई डैश वैगई एक्सप्रेस। आपको यहाँ पर बताना है कि ए का प्रयोग होगा, एन का, सब, सम का, या फिर दा का। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो दुनिया में केवल एक है, जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, या धार्मिक कोई किताब जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या नदी हो गई जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, दिशाओं के नाम हो गए, इन सब में क्या होता है, हम दा का प्रयोग करते हैं। या कोई अलग सी चीज़ हो गई, ठीक है, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आई गो टू मदुरई बाई द वैगई एक्सप्रेस होगा, यानी यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन है डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, आई हो, मतलब आई नहीं लिखा हुआ है, ही होप्स टू जॉइन डैश यूनिवर्सिटी सून, किसका प्रयोग होगा? देखिए आप सभी ने बचपन में पढ़ा होगा, AEIOU, ये क्या है? ये हमारे वॉविल हैं, और इन वॉविल्स, यदि इन वॉविल से कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम सदैव उसमें एन का प्रयोग करते हैं। आप सभी को मालूम होगा, इन वॉविल से यदि कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? एन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट हो रही है? यू से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एन का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, थोड़ा सा क्लोज में जाएगा, तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपको बहुत बढ़िया तरीके से देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछा है कि पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। सेंटेंस दिया गया है मतलब दे विल डेमोलिश द एंटायर ब्लॉक, कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए जब कभी भी मेरे भाई विल का प्रयोग होता है, याद रख लेना, जब कभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस में विल का प्रयोग होता है तो हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बनाते समय विल बी का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना देते हैं, और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा
द एंटायर ब्लॉक, यानी ऑप्शन देखिए एंटायर ब्लॉक यहाँ पे भी है, यहाँ पर केवल द ब्लॉक लिखा है, ये नहीं होगा, द एंटायर ब्लॉक यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है। उसके बाद क्या हो जाएगा, विल की जगह विल बी का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर इज बीइंग का प्रयोग हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर विल हैव का प्रयोग हुआ है, ये गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का, यहाँ पर आपको बताना है इनडायरेक्ट सेंटेंस में आपको चेंज करना है। टेंस दिया गया है राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू जयपुर, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए जब हम किसी डायरेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट टेंस में चेंज करते हैं तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। यहाँ पर देखिए सभी टोल्ड में बदले हुए हैं, बिल्कुल सही है, यानी यहाँ तक तो चारों ही सही हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर इस चिन्ह की जगह हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, दैट भी है। लेकिन यहाँ आई को हम किसके हिसाब से चेंज करते हैं, आई को हम दोस्तों सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई को हम राम के हिसाब से चेंज करेंगे और राम क्या है, ही पर्सन है और यहाँ पर ही का प्रयोग किया जाएगा। तो यानी हमारा बी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछा गया, एम गोइंग, यहाँ पर एम गोइंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हुआ है सेंटेंस, मतलब सेंटेंस किस में बना हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और जब हम इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, यानी इज को इज मतलब जो एम है उसको वाज वर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू जयपुर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही वर है तो ये ही के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इज का प्रयोग हुआ है, ये गलत हो जाएगा। मैंने बोला जब सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय उसको हम किस में चेंज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं वाज वर्ब के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि फाइंड आउट वर्ड, यहाँ पर एक ऐसा वर्ड आपको सेलेक्ट करके बताना है जो सबसे अलग हो। ऑप्शन में हार्डवेयर, कीबोर्ड, इंक या मॉनिटर। देखिए हार्डवेयर की बात करूं, कीबोर्ड की बात करूं, मॉनिटर की, ये तीनों ही कंप्यूटर के पार्ट हैं। किसके हैं, कंप्यूटर के पार्ट हैं। और लेकिन यहाँ पर सबसे अलग हमारा कौन सा हो जाता है, इंक हमारा अलग हो जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का मेरे भाई कि यहाँ पर आपको चेंजिंग नाउन्स इनटू वर्ब, यानी ये जो नाउन दिया गया है इसको वर्ब में चेंज करना है। और ये दिया हुआ है इंटेंशन, इंटेंशन में से कौन सा राइट आंसर होगा, इसका आंसर आप सभी मेरे को कमेंट करके बताएंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो मेरी कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। चैनल पर यदि आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो की लिंक PDF और मॉक टेस्ट वगैरह मैं उसी पर लेके आऊँगा, तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।